अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम है आप सबका हमारे टॉक शो द रियल टॉक विद ईशमल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ एक फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि एक फोटोग्राफी टीचर भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने वॉइस ओवर इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया है, जैसे कि जियो, उर्दू वन, टैपमेट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने काम किया है। तो वेलकम करते हैं सैयद अकबर अली को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत खैरियत से? शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त निकाला आपने अपने बुलाया, टाइम से। इस चीज़ का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से। प्लीज़। मैं आपसे बस कुछ सवालात पूछना चाहूंगी, जैसे कि आजकल आपको पता है कि एआई का दौर शुरू हो गया है, तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी कि एज अ फोटोग्राफर आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ठीक है, तो जैसे कि है एआई जनरेटेड इमेजेस और एआई वॉइस टूल्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार मुझे लगता है कि एआई एक असिस्टेंट है, एक मैनेजर नहीं है। शिप में चलने वाला वो असिस्टेंट है कि वो बता सकता है कि यार ये चीज़ यहाँ रख सकते हैं, वो चीज़ वहाँ रख सकते हैं, बट ही इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, लाइक एआई इज़ वेटिंग फॉर द प्रॉम्प्ट्स। तो वो प्रॉम्प्ट कौन जनरेट करेगा, प्रॉम्प्ट जनरेशन कौन सीखेगा, कौन अपने आप को उस तरह से अपडेट करेगा, ये डिपेंड करता है ज़्यादा। एआई अकेला क्या कर सकता है? एआई को आप एक हद तक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोग्राम कर कौन रहा है? तो आई थिंक अपने आप को हर तरह से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बस हर फील्ड में और हर दौर में ही ऐसा कुछ ना कुछ आता है कि जो हर चीज़ में थोड़ा बहुत लोगों को लगता है अरे नहीं ये तो हमारी जॉब खा जाएगा, अरे नहीं ये तो हमारी मशीन जैसे कि आजकल बहुत होता है ना कि एआई का दौर आ गया है, तो अब बस सारे एम्प्लॉइज को फारिग किया जा रहा है और बस कहीं कहाँ हो रहा है मुझे बताएं। लेकिन ये बहुत हाइप अप हुआ है ना कि अब एआई का दौर आ गया, हर चीज की वैल्यू बड़ी कम हो गई है। आई ओनली से कि जिसकी सिर्फ एआई की वजह से जॉब अगर छूटी हो तो प्लीज एक दफ़ा मुझसे मिले आकर, मुझे जानना है कि वो पर्सन कौन है या वो किस वजह से निकाला जा सकता है। तो जो देख रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हुआ है वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सी और वजूहत होती है। अब जैसे अगर आप देखें कि मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात करूंगा, अगर फोटोग्राफी की बात करें तो अगर कोई शख्स अभी भी डीएसएलआर या उससे पिछले पुराने कैमराज इस्तेमाल कर रहा है या एसएलआर इस्तेमाल कर रहा है, अब उसकी मार्केट वैल्यू शायद वैसी ना हो जितनी एक अपडेटेड या अपग्रेडेड इंसान की होगी। exactly. उसने ना सिर्फ अपने आप को इक्विपमेंट में अपग्रेड किया हो, बल्कि उसके साथ एजुकेशन में भी, उसके साथ उसकी मीडिया सोसाइटी के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर आपको नई चीज़ों के बारे में पता चला हो, कैमरास के बारे में, उनकी डेप्थ के बारे में। तो आई थिंक वही लोग बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक जगह रोक लें कि आई एम द बेस्ट, आई हैव द बेस्ट गियर एंड आई डू द बेस्ट, वो मेरे ख्याल कुछ अरसे ही टिकता है, फिर उसके बाद ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर फील्ड में आपको वक्त के साथ साथ उसकी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। एआई हो या उसके बाद कुछ आए या उसके बाद कुछ आए, जब तक जिंदा है बस अपडेट करते रहें, और जब बैठ जाएंगे तो बस फिर बैठ जाएंगे। अच्छा, आपका इस पे क्या कहना है कि एआई क्रिएटर्स की हेल्प कर रहा है या क्रिएटिविटी को रिप्लेस ही कर रहा है? आप एक छोटी सी बात का जवाब देंगे मुझे अच्छा सा सवाल आ रहा है जहन में। आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया होगा कभी जिंदगी में? हाँ। सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो, या पहली थॉट क्या होती है कि यार ऐसा तो होना ही चाहिए? XYZ, ये कॉफी मंगा रहे हो आप फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल थिंक अबाउट इट कि यार क्या अच्छी होनी चाहिए? दैट इज वेरी सेकेंडरी। और ऑथेंटिसिटी कि ये जो मैं मंगा रही हूँ ये आज है। दराज की मीम्स क्यों बनती हैं दुनिया में कि ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम दराज, वो आपको पता है ना, डिफरेंसेस दिखाते हैं। ऐसे हर दुनिया में अमेजोन का भी दिखाते हैं, कहीं कहीं टीमों का भी दिखाते हैं, जहाँ जिस लोकेलिटी में जो ऐप ज़्यादा चलती है वहाँ का दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ऑथेंटिसिटी का मसला है। प्राइस भी सेकेंडरी है लोगों के लिए। एक चीज़ $2000 की होगी, $2000 मैटर नहीं करेंगे उस इंसान को। जो $2000 की बाइंग करने निकला उसको पैसों की बात नहीं करनी आपने, उसको ऑथेंटिसिटी चाहिए। आजकल की करेंसी मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी पे चलती है सारी की सारी। क्या वजह है कि आपने मुझे बुला के यहाँ पे उठा के बात कर रहे हैं? एक एआई बॉट को आप एक स्क्रिप्ट पढ़ा सकते थे और ये एग्जैक्टली बातें शायद वो कर देता, क्लोज कर देता, शायद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कर देता। मेरी तो एक हद तक है ना नॉलेज, एआई की तो बहुत सारी है, पूरा गूगल पढ़ के बैठा हुआ है वो। तो यही वजह है कि ऑथेंटिसिटी, जो इंसान का एक्सपीरियंस है ना, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ये सब कैमरा के पीछे खड़े हैं इनका एक्सपीरियंस है, अपनी फिजिकल बुनियाद से जो ये एक अपना एक्सपीरियंस अपने अराउंड पैदा करते हैं, जो लोगों से सीखते हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी आजकल बड़ा रेयर भी होता जा रहा है। अब लोग ऑथेंटिसिटी के पीछे भाग रहे हैं। जब तक एआई एक या एक ऐसी प्रोडक्ट थी एडिटिंग वगैरह, आपको याद होगा से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल तो नहीं, चलो 5-8 साल पहले, अगर कोई बहुत अच्छा एडिट करके कुछ काम करता था तो वो आपको लगता था कि यार क्या एडिटिंग की, ऐसी हमारी भी एडिटिंग होनी चाहिए, ऐसी एडिटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ करवाना चाहिए। अब जब सबने करना शुरू कर दिया तो अब आप अगर तस्वीरों को ट्रेंड इवन उठा के देखें तो अब बड़ी बेसिक और अब हर इंसान को, मुझे पता है ना, हम लोग वेडिंग के कितने क्लाइंट्स को डील करते हैं, एवरीबॉडी वांट्स के
एग्जैक्ट कलर दिखे, एग्जैक्ट स्किन टोन दिखे, आप ये दाने मत मिटाइएगा प्लीज, लेट इट बी, ओरिजिनल रहने दें। ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी की सारी गेम है। आप कह सकते हो कि येस एआई इज मेकिंग बिजनेस और वो चीज़ों में हेल्प ज़रूर कर रहा है आपको, लेकिन उसी तरीके से अगर आप इंसान की सोच देखें और टेस्ट देखें और चॉइसेस देखें, वो भी शिफ्ट हो रही है इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, और वो बैकवर्ड ओरिजिनलिटी की तरफ आ रही है। जब तक वो कम थी, वही वाली बात है, जो चीज़ हमें कम नज़र आ रही होती है उसकी आसपास डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अभी अगर ये कॉफ़ी मैंने पी हुई है तो हो सकता है इस कमरे में 4 लोगों को और दिल कर रहा हो देख के, बट अगर आप सबको पकड़ा दें तो फिर ये नॉर्मल सी बात हो जाएगी, सब कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर कहेंगे यार पानी कौन पी रहा है, आई वांट पानी, ऐसा हो जाता है। हाँ, सही तो वही है, जो चीज़ कम दिखाएं वो उसकी डिमांड वैसे हो जाती है। अच्छा, क्रिएटर्स को एआई यूज करते हुए किन एथिकल बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए? किसी का काम चोरी ना करें, और आई मीन वही वाली बात है कि आप इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, वो तो आप दुनिया में आप जो भी फील्ड के हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई प्रोफेशन होता ही है, तो आप इंस्पायर ज़रूर हों, लेकिन उस जैसा छापने की कोशिश ना करें थ्रू एआई या फिर एडिटिंग टूल्स। इसको आप एकदम अपना भरोसा ना कर लें कि बस यही मेरी सारी ज़िंदगी है। कीप क्रिएटिंग, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं। प्रॉम्प्ट जनरेशन इतना बड़ा एक इम्पैक्ट है, आई डोंट नो हम उस पर पूरी बात कर सकते हैं, आपका शो छोटा पड़ जाएगा। मतलब उसमें बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, क्योंकि एआई भी अभी भी सीख ही रहा है ना, हमसे ही सीख रहा है जी। किसके एक्सपीरियंस से सीख रहा है? हमारे। आप अगर उस पर कुछ भी सर्च करते हैं, 4 लाइनें आती हैं, 1 पेज आता है, 2 पेज आता है, किसका लिखा हुआ आता है? इंसान के लिखा हुआ आता है। इस तरह से तो ऑलमोस्ट गूगल भी था, लेकिन वो आपको एक लिंक यूआरएल देता था। अब ये एक टेक्स्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा आसान करके दे दिया। विदिन सेकंड्स काम मिल जाता है। अब तो एआई ने इतना आसान कर दिया, बस ये डालो, असाइनमेंट दिया बच्चों को, एआई और आ गया, थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे किया। बिल्कुल, या ऐसा तो है, लेकिन ये कि आई थिंक उसको एज अ असिस्टेंस टूल आप इस्तेमाल करें। ऐसा ना कर लें कि बस इस पे ही जिंदगी और यही सब कुछ मेरा करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि एआई देखिए नीचे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं बन सकते कि अब असिस्टेंट है ना, वो आपका मैनेजर नहीं है, आपका असिस्टेंट है। सही। असिस्टेंट को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें। जिस दिन आप असिस्टेंट को मैनेजर बना लेंगे अपना, तो फिर आप सोचें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप फारिग हो जाएंगे ना, आप फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल सही। वो फुटनोट भी देता है आपको चैट जीपीटी या जेमिनी सबसे एंड में पूरी रिसर्च के बाद कि हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग हो। हाँ, आप प्लीज अपनी रिसर्च जारी और जब उसको कहो कि ये वाली इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो वो कहता है आपने बहुत अच्छा नोटिस किया। और आपको हमेशा एफर्मेटिव रखेगा। आप भले कितनी ही गलत बात बोले, मैं ड्रग लॉर्ड हूँ कोई और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं भागने की कोशिश करूँ, कहता वेल डन, यू कैन ब्रेक द लेग, ऐसा कुछ करके लिख देता है। सर, अब हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरा पहला आपसे सवाल है कि टर्किश ड्रामा जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, तो उनको टीवी पे दिखाने से पहले आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितनी एडिटिंग या सेंसरशिप होती है? मतलब उसको पहले पब्लिश करने से पहले कितनी ये सारी चीजें देखी जाती है? देखिए, अल्टीमेट हमारे पास जो बाउंड्री है इस चीज़ की, और अल्टीमेट जो एक एसोसिएशन है वो पैमरा है, हम सब जानते हैं, वही देखते हैं सारा कंटेंट, और उन्हीं की गाइडलाइंस के ऊपर सारा जितना भी आप मीडिया आज टीवी कितना भी आप पाकिस्तानी चैनल स्क्रॉल करें, वो सब आपको पैमरा की वजह से नज़र आ रहा है। और सेंसरशिप अल्टीमेट तो उनके हाथ में होती है। जहाँ तक हमारी डबिंग इंडस्ट्री की बात है, और एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर आप लोग क्या क्या एग्जैक्टली हम लोग चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हैं, उसमें देखो बहुत सी ऐसी, कहते हैं ना, कल्चर एक कपड़े की तरह है। अब अगर आज मैंने शलवार कमीज पहनी है तो मैं स्नीकर्स पहनते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूंगा, लेकिन अगर मैं किसी जीन्स और टी शर्ट में आ रहा हूँ तो मैं बड़ा कैजुअली वेयर कर लूँगा। इसी तरह से पैंट शर्ट में मैं पेशावरी चप्पल को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूँ। कल्चरल शिफ्ट है। ये बात बताने का मकसद ये है कि कल्चरल शिफ्ट है थोड़ा सा। बहुत सी चीज़ें टर्की में, इवन टर्किश कंटेंट के अंदर बड़ा नॉर्मली विजुअलाइज करी जाती हैं और दिखाई भी जाती हैं। वो पाकिस्तान में उतना नॉर्मली नहीं हो सकता, नहीं दिखा सकते। आई मीन अगर आप उनकी लैंग्वेज को सुन के बात कभी समझे उस टर्किश लैंग्वेज को, तो वो अपने माँ बाप से भी ना बड़ी बेतकल्लुफी से बात करते हैं। अगर मैं अम्मी को तुम करके बात करना शुरू कर दूं टीवी के ऊपर, तो आपको अंदाजा है कि उसके ऊपर कैसे कैसे कमेंट्स आ सकते हैं। कमेंट्स आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है ना। अक्सर वो अपने ड्रामाज में अपने माँ बाप का नाम भी लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। बिल्कुल। अगर ये पाकिस्तानी कंटेंट में दिखा दिया जाए तो दैट इज अ होल डिफरेंट शिफ्ट, कि यार आपने अम्मी का नाम लेके आपको बुला लिया यार। मतलब अक्सर अभी ड्रामा था, उसकी स्क्रिप्ट हमारे पास ऐसी थी, अराफ्ता ड्रामे का नाम ले सकते हैं? जी। अराफ्ता भी रिसेंटली किया है, तो वो आपने किया डब? हाँ। अच्छा, मैंने अभी देखना शुरू किया था। अराफ्ता में जमाल का जो कैरेक्टर वो मैंने डब किया। तो उसकी जब स्क्रिप्ट आई थी, तो जब जितने भी उसके अम्मी के साथ उसके सीन थे, तो बेसिकली वो अम्मी को अन्ने बोलते हैं, ANNE करके टर्किश में। तो वो अपनी अम्मी को बोलते हैं अन्ने मुज़य्यन उनका नाम है। अच्छा। औरत का जो कैरेक्टर का नाम है। ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएं, मैं अपने अम्मी का साथ नाम जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता। नहीं। तो उसमें हमें फिर अम्मी करना पड़ा। तो इस तरह के छोटे मोटे एडिट्स, और जैसे इंटीमेट सीन्स अक्सर दिखा देते हैं टर्किश वाले, वो हमें थोड़े बहुत पाकिस्तान के हिसाब से काटने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो इस तरह के क्लिकबेट्स इस्तेमाल करते हैं
व्यूज़ गिरने के ऊपर उन्हीं सीन्स को फिर पब्लिक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उनके पास 2 तरीके की पब्लिक आनी शुरू हो जाती है, एक जो उसको गाली देने के लिए बैठी हुई है, सही बात, एक जो उससे एंजॉय करने के लिए बैठी एंजॉय हुई है। करती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। येस, स्क्रिप्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसी तरह से कि भाई किसी को आप बड़ा है तो आप करके बुला रहे हो। अब जैसे इंग्लिश को अगर हम कभी डब कर रहे हैं तो इंग्लिश में इट्स जस्ट यू। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं बोलूँगा आप प्लीज़ इधर आ जाएँ, या मैं आपको इज्जत देने की कोशिश कर रहा हूँ आप इधर आ जाएँ। अगर मैं कहूँगा तुम आ जाओ तो सब आप और तुम यू में ही जो है वो इंग्लिश में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वही बात है, कल्चरल शिफ्ट है। जिस आप आवाम को दिखाना चाह रहे हैं, आप उसके टेस्ट को पहले समझें, उनकी नॉर्म्स को समझें, उनके कल्चर्स को समझें। और आई थिंक अगर वही वाली बात है कि अगर कंप्लीट इंटीमेट सीन्स के साथ और माँ बाप के नाम के साथ अगर यही टर्किश ड्रामा आज चलना शुरू हो जाए तो यहाँ नहीं एक चल दिन में सकते। कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल। एक एपिसोड एयर करें 1 घंटे में कैंसिल हो जाएंगे। ये बात तो तो है। ये है। क्या आपके ख्याल में सेंसरशिप सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, क्रिएटिविटी को लिमिट करती है? क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती मेरे ख्याल में। आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं उसको। और वेदर और मुझे लगता है क्रिएटिविटी, हर क्रिएटिविटी का मकसद जो है ना एक नीश से होता है। नीश मतलब हर क्रिएटिविटी को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल है जो होगा हमेशा, बिल्कुल। ख़त्म नहीं होगा। अब आप जावेद निहारी का कभी ऐड नहीं देखते कहीं पे भी, पर आप जाके देखें उस जगह पे रोज़ाना जैम पैक रश होता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट समझने वाले लोग हैं। वो सिर्फ उन लोगों की वजह से बंद नहीं हुआ कि जो लोग नहीं खाते नहीं नहीं। खाते। वो ये सोच के बंद नहीं हुआ कभी भी कि यार सो मेनी पीपल हेट मी, मुझे तो कल से दुकान बंद कर देनी चाहिए। बट ऑल्सो लुक अराउंड, सो मेनी पीपल लव्स यू टू। तो उसमें बैलेंस करना चाहिए आई थिंक। बाकी क्रिएटिविटी चलती रहती है। सेंसरशिप अगेन वही वाली बात कि आप उस फैब्रिक को, उस ट्रेडिशन को ख़राब नहीं करते। अगर पाकिस्तान का एक ख़ास कल्चर है, ख़ास तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, आज से नहीं पिछले 50 साल से, 60-70 साल से, जब से हमारा मीडिया काम कर रहा है, यस उसमें भी डिफरेंसेस आए हैं। 1960 का कोई ड्रामा उठा के देखें और आज 2026 का देखें, आपको अब तो एक बहुत बड़ा फर्क फ़र्क दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल आई थिंक रिमेन कांस्टेंट ही हैं अभी कांस्टेंट तक। रहती हैं। हमारे हाँ, कल्चर की कुछ चीजें कल्चर होती के हैं जो हिसाब हम से। बाहर की अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो चल ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल। देखो वही वाली बात है, आप घर में किसी भी तरीके से रहते होगे, बिल्कुल। जब बहुत सारे मेहमान आते हैं सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो सबका एक एक कैरेक्टर होता है बिल्कुल। और सब अपने कैरेक्टर से निकलते नहीं है। निकलते हैं। दैट इज सेंसरशिप। कि आप उस दिन सेंसर होके बैठे हुए हैं, अपने अम्मी अब्बू से, भाई बहन से वैसे बात नहीं कर रहे, चाय लेंगे आप? यू डोंट डू दिस बिल्कुल। इन योर रियल लाइफ ना। जी। हाँ भाई पानी पिएगा, ऐसा वाला चल रहा होता है। तो दैट इज सेंसरशिप। अगर आपको कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी है तो फिर आप एक कोट पहन के आते हैं अपने ऊपर से पूरा। बिल्कुल। और जब रेगुलर होते हैं तो ठीक है, रेगुलर होते हैं, कोई भी नहीं देख रहा, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा दिन है घर पे। व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग, यस देयर हैज टू बी सम सेंसरशिप। अगर हर चीज़ खुले में, हर चीज़ वैसी दिखना शुरू हो जाए जैसी है, तो आई डोंट थिंक उस क्रिएटिविटी को, यस कभी कभी दिखानी ज़रूरी भी है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। अब जैसे अगर अभी एक ड्रामा किया था, ऑन टीवी पे आया था, नवाल नाम था उस ड्रामे का, उसका मेन लीड मैंने किया था, दैट वाज उसका कैरेक्टर का नाम था मुराद। अच्छा। अब वो बड़ा ड्रगी सा और बड़ा लावबाली सा, बाइक पे घूमने वाला इस तरह का होता है, और उसकी एक बेटी होती है जो उसकी वो उतनी टेक केयर नहीं कर पा रहा होता, बट बाय द टाइम वो समझता है कि यार एक बेटी का ब्रॉट अप और उससे बॉन्डिंग कैसे बनानी है, उससे बात कैसे करनी है, वो कैरेक्टर किया था। तो वो मुझे इतना मूविंग लगा था कि वो एक बिल्कुल नेचुरल लाइफ थी उसकी। बिल्कुल। अच्छा, उसमें टर्किश के अंदर अगर मैं जब इसकी स्क्रिप्ट देखी थी तो उसमें ठीक ठाक गालियां भी थी जो हम ऑन टीवी पे प्ले नहीं कर सकते नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उसमें हमने थोड़ा सा कमबख्त और इस तरह के वर्ड जो थोड़ी बुरे भी लगे, और कितना जलील आदमी है या कितना बुरा आदमी है, इस तरह की थोड़ी बेसिक चीज़ें वो टर्किश में जो बोल रहा था वो हम अभी भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल हाँ। सकते। तो ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक, अब वही वाली बात है, हम नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे गालियों से भरपूर शोज देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती यहाँ पर। हमने कभी नवाज सिद्दीकी को नहीं बोला कि यार ये गाली देता गंदा आदमी है। कहीं भी आप लिखें ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम और ये और वो, बस आप उसकी नेशनलिटी इंडियन से पाकिस्तानी करके देखें, फिर देखें क्या फ्लिप होते हैं, फिर क्या होता है। तो सर जैसे कि आप एक डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो हमारे पास बहुत सारे लोग पब्लिक के सवाल आए थे कि मतलब डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए कैसे बन सकते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए इंसान के लिए, कैसे वो शुरू कर सकते हैं? अच्छा, आपको शौक है, दिल करता है माइक पे बोलने का? कभी कभार बोला करें और अपने आप को रिकॉर्ड करके सबसे पहले सुना करें। वो सबसे सुना ही पहले नहीं जाता। आप अपने आप के जज हैं, नहीं सुना करें, क्या हो गया, कितनी बुरी बुरी चीज़ें देखी होंगी ना दुनिया में, एक और सुन ले क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तो अच्छा, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उसमें आई थिंक देखिए, बोलना एक आई थिंक आर्ट है, और उस पर बस अपने आप की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हज़ारों लोग आते हैं रोज़ाना ऑडिशंस पे। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि अगर दिन में
समझ लें 10 मैसेज आए हुए तो 9 मैसेज सिर्फ ये होते हैं कि हमें भी आर्टिस्ट बनना है और किस तरह से बन किस सकते हैं, तरह से बना? क्योंकि आई थिंक बोलना हर कोई बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, खास तौर पे खवातीन लड़कियां, कि हमारा फेस भी ना है, हमारी पूरी वीडियो भी ना बने और हमें पूरी एक्टिंग भी ना करनी हो, बट हमें आवाज़ से पूरी एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस लेना है, रोने का, चिल्लाने का, फुल खुल के, और डायलॉग डिलीवरी का। हम सबको ही बचपन से शौक होता है एक्टर और एक्ट्रेसेस के एक एक जुमला बोलने का, कोई हाँ, एक बिल्कुल। हुक लाइन जो होती है, या आपको भी याद होगी कुछ मशहूर डायलॉग जो हम हमेशा बोलते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस आर्टिस्ट और उस एक्टर या एक्टर जैसे लगे भी, मैच कर जाए। आवाज़ भी वैसी निकले। आई थिंक बोलना एक आर्ट है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यहाँ पे आती है कि सिर्फ आपकी भारी आवाज़ होगी वो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फिल्म्स उठा के देखें, कोई भी शोज देखें, टर्किश उठा के देखें, उसमें आपको हर तरह का कैरेक्टर मिलेगा। बिल्कुल। एक जवान का भी होगा, बच्चों के भी कैरेक्टर्स होंगे, बिल्कुल। खवातीन के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, आदमियों के भी हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ अडेप्टेशन आपकी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। और जब हम वॉइस ओवर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस ओवर्स। एक होते हैं फॉर कमर्शियल्स, जो आपको एड्स वगैरह में इस्तेमाल होती है आवाज़, वहाँ पे सुनाई भी देती है, जैसे कोलगेट का ऐड है, जहाँ सोप्स वगैरह के जो वहाँ एड्स HBL, होते हैं। इस तरह की जो है यूफोन का, यूफोन तुम ही तो, इस तरह की जो एक आवाज़ें, जो एक आइडेंटिकल आवाज़ें, एक ये होगी कमर्शियल आवाज़ें, एक होती है वॉइस एक्टिंग की आवाज़ें। वॉइस एक्टर्स यानी जो अडाप्ट करते हैं, जिनका अडेप्टेशन बहुत बेहतर होती है, या एटलीस्ट प्रोडक्शन हाउस वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी अडेप्टेशन बेहतर। अडेप्टेशन बेहतर कैसे होती है कि जैसे मैंने आपको बोलते हुए देखा, और अब मेरी जो एक लाइन ऑफ जजमेंट है, मैं देखता कैसे हूँ, अब मेरी आदत इतने सालों से करते करते हो गई कि आप लिप सिंक कैसे करते हो, कितना मुंह खुलता है आपका कभी भी बात करते हुए। आप बात करने के बाद मुंह ऐसे छोड़ देते हो, या बात करने के बाद ऐसे मुंह बंद कर लेते हो, ये हर इंसान का अलग अलग होता है। अलग-अलग होता है। डायलॉग डिलीवरी के पास भी ऐसा ही होता है। कुछ कैरेक्टर्स पॉजेस बहुत लेते हैं कि मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, बिल्कुल। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब ये आपने कैरेक्टर में देखना है कि पॉजेस वो कितनी कितनी देर से ले रहा है। अक्सर लोग माइक पे जब परफॉर्म करने आते हैं तो उनको लगता है उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, वो आपकी एक कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस होती है उससे बिल्कुल। जिसने एक्टिंग की हुई है, और आप जो माइक पे बैठे हुए हैं। अब वो टर्किश बोल रहा है, यस उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से डिफरेंस होंगे, डिफरेंट होंगे। यस उसकी लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है। उर्दू लैंग्वेज में लफ्ज़ ज़्यादा होते हैं, टर्किश में लफ्ज़ कम होते हैं। अब वो जैसे हम बोलते हैं जैसे कम इन या अंदर आ जाओ, टर्किश में एक लफ्ज़ है ग्याल। अब इतना उसको सा मुंह खुला, मैच करना कितना इतना सा मुंह मुश्किल खुला होता है। ग्याल। अब इसमें बोलना है मुझे अंदर आ जाओ, तो अब एक 2 लफ्ज़ हैं पूरे, क्लियर भी होने चाहिए, उर्दू भी सामने नज़र बिल्कुल। आनी चाहिए। तो आई थिंक ये छोटी छोटी अडेप्टेशन है। और वो जो मैंने बताया कि साउंड कैसा एंड हो रहा है, साउंड कैसा बंद हो रहा है, फिर जब हम डबिंग कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक वेव आ रही होती है जो उसकी ऑडियो वेव होती है, और बराबर में उसकी वीडियो होती है जिसमें आपको लिपसिंग दिख रहा होता है, यानी उसका चेहरा दिख रहा होता है आर्टिस्ट का कि वो कैसे बात कर रहा है। आपने दोनों चीज़ों को मैच करके अपना जुमला रखना होता है। और स्क्रिप्ट हमेशा बाय द बुक बाय द बाइबल नहीं होती, वो एक बाय द बाइबल हमारी एक टर्म है कि अक्सर जैसे वो है TRT चैनल है, DRM चैनल है, जो टर्किश के अपने चैनल्स हैं, तो वो लोग भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में जो है वो इस चीज़ को डब करके चलाते हैं, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजोन वगैरह पे भी आपने देखा होगा, एक टबी ऐप है। उनके जब भी स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो होते हैं बाय द बाइबल। उसको कहा इसलिए जाता है, ये सिर्फ एक टर्म है बाइबल, हम खुदा ना खास्ता आप इसको मत जोड़ दिएगा कि अरे सर को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल उसका टर्म ये है कि मतलब इसमें से एक लाइन भी आपने अपनी मर्जी से नहीं बोलनी, नहीं करनी, गलत भी आपको लग रही है, आपको 100% श्योर है कि ये उर्दू नहीं ठीक लिखी हुई, आपने तो ये वही बोल के कॉपी ही करनी देनी है। उनका काम है क्वालिटी चेक करना, ठीक। क्योंकि वो अक्सर इस तरह से स्क्रिप्ट्स आती हैं। अक्सर हमारी डबिंग का जो एक प्रैक्टिस होता है कि अब एक दिन में 2 आर्टिस्ट जो है वो डब हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। तो अब मेरे साथ चैलेंज क्या है कि अगर मेरा कोई कॉन्वर्जेशन वाला सीन है एक्ट्रेस के साथ, फेलो एक्टर के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो मैं या तो पहले डब होऊंगा या वो बच्चा पहले डब होगा, ये डिपेंड करता है सबकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो अब अगले डब करने वाले को कोशिश ये करनी है कि मेरी उससे कॉन्वर्जेशन मैच हो, मेरे ही सवाल का वो जवाब भी दे, वैसी ही ग्रामर मैच हो। इसको कहते हैं मिक्सिंग। वो फिर एंड में वो पूरा सब कुछ सारी लाइंस बिछा के देखते हैं कि वो डायलॉग सही है नहीं है। लेकिन अगर आपने इस काम को अडेप्ट करना है तो सबसे पहले अपने आप को रिकॉर्ड करें, अलग अलग एक्सप्रेशंस में रिकॉर्ड करें। आई नो इट विल बी एक्सट्रीमली ऑकवर्ड अपने आप को रोते हुए रिकॉर्ड करना, बट कीजिए। अगर आपको शौक है तो कीजिए, और नहीं शौक तो कोई बात नहीं, हंसते हुए रिकॉर्ड करें, हंसते हुए बोलें, खुल के हंसते हुए कुछ बोलें, और फिर उसको सुन के आपको ऐसा ना लगे कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि मैं नहीं हंस रहा हूँ। हंसना चाहिए, ऐसी हंसी आनी चाहिए, ऐसे एकदम उसको फील करना चाहिए। कहते हैं ना आपको रोने वाले सीन्स आप कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? आई थिंक वो बहुत आसान होता है। वो बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यार एक तो मुझे मैं पता नहीं
अब ओवर सेंसिटिविटी क्योंकि कह लें सिर्फ अंदर। ऑडियो के लिए एक होता है ना कि हम जैसे पूरे एक शूट कर रहे हैं, हाँ तो हमें पता है कि हम स्क्रीन पर आ रहे हैं, हाँ, तो हमारे आंसू भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ ऑडियो में भी ऑडियो ऐसा के होता लिए है, रोना होता है वो होता है। कैसे अगर देखो बिल्कुल बहुत prepare कर प्रोलॉन्ग लेते हैं। सीन्स हैं तो यस उस डेप्थ में जाना पड़ता है। अगर कुछ एकदम 4-5 सेकंड के लिए आके निकल गया जिसका आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, तो आप थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं। अदरवाइज मैं अगर किसी को बहुत देर रोता हुआ देख लूँ तो मुझे वैसे ही आंसू आने शुरू हो जाते हैं, वो मैं तो रोना शुरू होता हो ही जाता है। आई डोंट नो वो किस बात पे रो रहा हो, वो एक बात की बात है। अगर कोई यूजुअली कोई बड़ा सैड सीन है या माँ बेटे का कोई सीन है और ये कोई रिलेशनशिप वाला कुछ बैड सीन है, तो आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पास्ट में जाके अपने आप को रुला के वापस आ जाते हो। आ तो जाता वो या कभी कभी एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना चाहिए अपने, हमेशा वही वाली बात है कि हम एआई से अलग क्यों हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अलग हैं। बिल्कुल। हम जो अपने साथ लेके इसमें चल रहे हैं ये अलग है, ये उसके पास नहीं है, ये अलग है। मैं तो या बस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बोलें, बस बोलें, माइक पे रिकॉर्ड करें अपने आप को और देखें क्या हो सकता है। तो इज डबिंग इजी और नॉट? ईजी और नॉट तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना। बहुत से लोगों से टीचिंग नहीं होती लेकिन परफेक्ट होते हैं अपने काम में। अब आप हमारी इंडस्ट्री के कितने लोग उठाएं, फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, बड़ी बड़ी फिल्म्स बना रहे हैं। पर ऐसा मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स ला के खड़े करो, दे आर ब्लैंक, नहीं बात कर पा रहे उस तरह से बच्चों से, या वो बात करते हैं तो बिल्कुल अपने लेवल की करते हैं, बच्चे उनको देखते रह जाते हैं कि बिल्कुल। यार अब मतलब ये आपके साथ भी होगा, आई एम श्योर। बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो हमें speakers आते समझ हैं। ही नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। बट आई थिंक वो अपने एंड से अच्छी बात करके गए होंगे, उनसे बिल्कुल। पूछे तो उनको सही लगा होगा। आपको कहेगा अरे यार ये तो हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाया उस तरह से, या तो टाइम कम था, या उनकी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, या उनकी टर्मिनोलॉजीज उस तरह से हम नहीं कनेक्ट कर पाए। तो ये भी एक आई थिंक बोलना भी एक वही है, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो। बहुत शौक है तो आप कोई ड्रामा खोलो और उसके ऊपर जैसा एक्टर ने बोला है वैसे वैसे सिर्फ बोलते रहो, तो उससे आपको आदत होगी किसी को रिपीट करने की। रिपीट करनी। अब जैसे मेरी बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं ना, मैं बहुत जल्दी रिपीट करता रहूँगा आपको, और एक टाइम आएगा मैं आपका एक्सेंट भी कैच कर लूँगा थोड़ा सा, थोड़ी सी देर में। इसमें मिमिक्री नहीं है, बट आई थिंक उस एक्सप्रेशन को मैच करना है, बस ये है। और वो देखें कि वो लिप मूवमेंट कितनी है। अगर कोई लोग ऐसे ऐसे करके बात करते हैं तो ना बड़ा बड़ा मुंह खुलता है, तो आपको भी वैसा अपना वॉल्यूम पिच पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है। अक्सर कैरेक्टर्स बिल्कुल ऐसे ऐसे धीमा 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 बोल रहे होते बहुत लाइट बोलते हैं, कोई हाँ। बहुत हैं। लाउड अब उस कहते हैं। धीमे में आपको वॉल्यूम भी लो नहीं करनी है, सिर्फ पिच का डिफरेंस है, वॉल्यूम सुनाने वाले को कान में भी आनी चाहिए। छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, बस ये प्रैक्टिस से आ जाती हैं सब, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल बिस्मिल्लाह करें, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो चलें हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि एक फन सेगमेंट है, ओह जिसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जो Sure. कि बहुत हेवीली एडिटेड होंगी और कुछ बिल्कुल हेवीली real एडिटेड, ओके श्योर। ठीक है, तो हमने गेस करना है कि कौन सी रियल है और कौन सी एआई एडिटेड है। ओह ओके ओके। तो चलिए सर पहली पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। पहली Sure. पिक्चर है ये, इसमें मुझे क्या बताना है कि कौन सी एडिटेड है और कौन सी रियल है और कौन सी नियर टू एआई। रियल है। आई थिंक मुझे ये नीचे वाली थोड़ी रियलिटी की तरफ ज़्यादा लग रही है, पीछे वाली ऊपर वाली जो है वो एआई जनरेटेड। वो तो लग ही रही है कि एआई जनरेटेड है। अच्छा ये वाली बताएं। ऊपर वाली एडिटेड है और नीचे वाली थोड़ी रियल है, लेकिन नीचे वाली भी मुझे तो नीचे की जा सकती वाली है थोड़ी वैसे। वो लग रही है, हाँ तो इसमें से देखते हैं कि कौन सी है। आपने क्या कहा था? मैंने कहा था ऊपर वाली एडिटेड लग रही है मुझे, मतलब नीचे वाली एडिटेड है और ऊपर मैं वाली यही कहा था कि नीचे वाली भी की जा सकती है इस तरह का, अगर प्रॉम्प्ट थोड़ा सा 70s और ये तो काफी मुश्किल था, मैं तो खुद हम्म। कंफ्यूज हो गया इसमें से रियल कौन सी है और फेक कौन सी है। आई थिंक ऊपर वाली इज रियल। ऊपर And- वाली नहीं, सही ऊपर वाली एक्सप्रेशन वाइज लग रही थी मुझे। ऊपर वाली रियल है। हाँ ऊपर आपने वाली सही वही कह कहा, रहा हूँ, नीचे real है। वाली, लेकिन ये तो मुझे दोनों ही बिल्कुल सेम लग रही हैं। आप वो देखो ना, अगर आप थोड़ा कैमरा एस्पेक्ट से देखो तो ये सामने पिंक वाली जो बच्ची है रेड स्क्वायर वाले पिक्चर में, हाँ, ये थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन आगे देखो 4-5-6 जितने भी फेसेस हैं वो आपको फोकस में दिखाई दे रहे हैं। फोकस में दिखाई। कैमरा ये कहता है कि अगर इस एंड पे कोई ब्लर है तो अगले एंड पे भी कोई ब्लर होना चाहिए। एपर्चर इस तरह से काम करता है कि वो एक बीच की लाइन में काम करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पकड़ा उसको। माउंट फीजी, फ्रेम विद इन अ फ्रेम, क्या याद दिला दिया तुमने। अच्छा आई थिंक ऊपर वाली थोड़ी जेनरेटेड ज़्यादा है। ऊपर वाली बिल्कुल सही हाँ। कहा आपने कि ऊपर वाली ज्यादा एआई वाली है और नीचे वाली बिल्कुल क्योंकि वो उसके कलर्स की वजह से ऐसा लग रहा कलर्स की वजह से बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो कोई मिरर रखा हुआ हो। है। पानी में आ सकता है शैडो वैसे, लेकिन उसके आई थिंक कलर से पकड़ा मैंने। ऑलराइट, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आई थिंक इसमें नीचे वाली जो है वो रियल है। नीचे I वाली think so. रियल है? व्हाट डू यू से? नहीं, एआई है।
नीचे इतने वाली दूर से AI है मुश्किल ही था इसको देखना। और या, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही रियल लग रहा है ना, आपके उसमें हाथ तो में है कुछ ना, मेरा तो डिस्टेंस है आई कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई बात नहीं, चलें। ये तो इजी लग रही है। या नीचे वाली इज जनरेटेड आई थिंक। या नीचे वाली इज जनरेटेड, ऊपर वाली ये रियल है। ये बहुत टफ है। नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा, ये आपको पता है कहाँ पे होता है? वो नॉर्वे। हाँ नॉर्वे। या मुझे यहाँ जाने का बहुत शौक बहुत खूबसूरत जगह होती है। आप खैर कभी गए बहरहाल, इधर? नहीं यार, अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह पहुंचाएगा किसी दिन। है इंशाल्लाह। आई थिंक नीचे वाली ज़्यादा जनरेटेड लग रही है, थोड़ी सी। नीचे वाली, हाँ नीचे वाली रियल है, जनरेटेड है रियल है, हाँ ठीक है। और ऊपर वाली ज़्यादा रियल है। जनरेटेड है। परफेक्ट। Uh-oh. ये ऊपर वाली मुझे जनरेटेड लग रही है और नीचे वाली थोड़ी रियल है। इसमें कैसे पहचाना आपने कि नीचे वाली रियल पहले है? देख तो लो सही भी है या नहीं। हाँ देखा, ऊपर वाली ऊपर जनरेटेड वाली AI है। है। उसकी डिटेल्स है, क्योंकि पीछे तो देखो, डिटेल्स तो इसमें भी है नीचे। पीछे देखो ब्लर कितना है। उससे हाँ। फील हो रहा है कि ये बहुत लोअर अपर्चर पे शूट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे, ये आई डोंट नो रकून है शायद, इसकी जो पिन पॉइंट डिटेल है वो एक एक चीज नहीं दिख सकती अगर आप उतने ब्लर के ऊपर शूट कर रहे हो तो। वो और इसमें इसके बिल्कुल वो पूरा हाँ, बिल्कुल तो परफेक्ट इसका भी कुछ एक आध साइड हल्की सी ब्लर होनी चाहिए टू मेक इट वेरी वेरी रियल। और प्लस लाइट का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है कि आप इतना स्टूडियो लाइट के अंदर थोड़ी एक रकून को जंगल में जाके शूट करोगे। यार ये तो क्या, अभी तो आई थिंक आर्ट है कोई, आई मीन पेंटिंग शेंटिंग टाइप की बनी है। इसमें से गैस करना। इसमें ऊपर जनरेटेड है और नीचे शायद रियल है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है, आप भी बता मुझे दीजिए। लगता है ऊपर की रियल है। देखें क्या कह रहे हैं। ऊपर रियल है ना? हाँ ये तो कह रहा था, नीचे वाली जनरेटेड लग रही है। नीचे वाली जनरेटेड है और ऊपर वाली रियल है। ऐसे ही है। कलर्स अगेन बिल्कुल, ये लेकिन देखिए- वो तो देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि नेचुरल assistance है, पेंटिंग की हुई है किसी ने। असिस्टेंस है ना, मैनेजर नहीं है वो, तभी तो हम बैठ के उसको जज कर रहे हैं। ओके, आई थिंक ऊपर इज रियल, नीचे इज नॉट रियल। ऊपर इज रियल। हाँ, ऊपर वाली रियल है और नीचे वाली एडिटेड है। बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड टाइम, ये बहुत हेनरी कार्टियर टाइप की तस्वीर है और इसके अंदर इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत प्रोग्राम तस्वीरें पहले नहीं होती थी। और ये बिल्कुल उस हिसाब से दिखाता है कि जी कंधे से कंधा मिला के सब बना के लोग खड़े हुए हैं, ऐसे औरतें कहाँ खड़ी होती हैं बाजार में। तो वो पहले वाली अच्छी थी कि वो किसी के पास छोटा प्ले कार्ड है, किसी के पास बड़ा प्ले कार्ड है, कोई एक कदम आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, दैट इज हाउ डॉक्यूमेंट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि AI ने बड़े मुश्किल कर दिया हमें चीज। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता कि यार ये वाली AI ठीक है, आई बोल थिंक रही है। क्या ऐसे तो इंसान भी ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है जज करना किसी को भी कि किस पोजीशन में कोई कैसा एक्ट कर रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक एनीथिंग इन लाइफ। आप, छोटी सी बात है कि जिस टाइम पे रेडियो आया था ना, तो रेडियो के भी खिलाफ थे लोग कि रेडियो नहीं होना चाहिए, शैतानी वो है, मशीन है और ये नहीं घर घर जानी चाहिए। टेलीविज़न आया, टेलीविज़न स्क्रीन ने यहाँ तक काम किया कि अब हर हाथ में एक स्क्रीन है। बिल्कुल, एक टेलीविज़न होता था एक पॉइंट पे जहाँ 80 लोग बैठ के देखते थे एक ही टीवी को। देखते थे बिल्कुल। अब हर शख्स के पास अब तो अपनी बच्चे स्क्रीन है, बच्चे के पास हर अपने शख्स के अपने पास अपनी स्क्रीन छोटी बड़ी होती है। स्क्रीन है, किसी का टैब है, किसी का फ़ोन है, बट येस स्क्रीन है। तो रेवोल्यूशन है हर चीज़ की। आई थिंक वो बस समझना चाहिए उसको टाइम के साथ साथ। हम बहुत सी चीज़ों पे पहले भी गैस लगाते थे कि यार पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, बिल्कुल। इंसान सही होगा नहीं नहीं होगा, होगा। अब ये हरकत इसने रियल की है या ये सिर्फ मेरे सामने कुछ कर रहा है ऐसे। तो ये सब तो गैस हम बचपन से करते आए हैं और आई थिंक एंड तक करते हुए जाना ही है ये सब। करते तो हुए जाना अब ही है। AI आ गई है रास्ते में तो इसको ना उधेड़ें हर जगह पे जाके, कोई बात नहीं। तो सर, जाते जाते आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि फोटोग्राफी, मीडिया या कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? ऑथेंटिसिटी, कीप इट रियल, मेक इट रियल, और आप अपने आप को उसमें एक्सप्लोर करो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि रियल के नाम पे बस मुझे तो यही दिख रहा है और मैं वो जिद पे नहीं अड़ना आपने। अपने एक्सप्लोरेशन जारी रखें, बट कीप इट योर्स, योर ट्रूली योर्स। मतलब वो कहते हैं ना ट्रूली योर हर खत के नीचे लिखा होता है। तो ट्रूली योर्स का मतलब ये कि आपका अपना कुछ दिल से निकलना चाहिए। अब वो आपकी वॉइस ओवर्स हो, आपने शायरी पढ़नी हो, आपने लिखना हो, कुछ आपने बात करनी हो, आपने तस्वीरें खींचनी हो, वीडियो बनानी हो, व्हाट्सएवर, जिस ऑथेंटिसिटी की जो पैसे हैं ना वो आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। द रीज़न क्या हमने अभी भी वॉइस क्लोनिंग देख ली है, AI वॉइस बना देता है हर चीज़, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन, वो जो एक सांस, वो जो एक पॉज नहीं ले पा रहा है, वो एक्सपीरियंस आता है। आई होप ले ले आगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता ये वैलिड कितने दिन तक रहती है, लेकिन उस टाइम तक आई एम श्योर कुछ और नया आ जाएगा, तो वील डू दैट, कोई मसला नहीं है। अपने आप को अडेप्टेबल रखें, अपडेटेड रखें और ऑथेंटिसिटी पे काम करें।
इंस्पायर हूँ, छापे नहीं, इसमें एक बड़ी फाइन लाइन है। मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, आपकी जैसी तस्वीरें बनाना शुरू करूँगा, बट देयर विल बी वन टाइम कि मैं अब अपना टेस्ट उसमें इनपुट मैं करना डालना शुरू शुरू करूँगा। और अगर मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ आपका काम छापना शुरू कर दूँ, तो देयर कैन वो ओनली बी अपना तो वन। कुछ है ही नहीं ना, हाँ, वो तो वो फिर हमने आप बस कॉपी ही ये किया। सब बोलेंगे यार इसकी कॉपी है ये, इसकी कॉपी है। तो ऑथेंटिसिटी पे काम करें, बस जो कर रहे हैं सच्चाई से करें और अपना करें, और कोई एक चीज़ ऐसी ढूंढ लें ज़िंदगी में जिसमें आपने बस लड़ जाएं फिर उसके लिए ज़िंदगी में। तो दैट इज़ इट, सिंपल ऑथेंटिसिटी। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त निकाला मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट हम वेलकम। पब्लिक को टिप्स देने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अरे नहीं, फ़र्ज़ है यार हमारा एज अ टीचर। तो मुझे ऐसा कंधों पे बहुत ज़्यादा भारी जिम्मेदारी लगती है जब हम किसी भी क्लासरूम में होते हैं कि यार इन सब के वालिदैन ने ना मुझ पे भरोसा किया हुआ है बिल्कुल। कि मैं इनको कोई बेहतर एक्सपीरियंस शायद दे पाऊँ इस पूरी इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे भी जाके पढ़ाते हैं। तो आई होप वन डे यू विल फील इट टू, लेकिन वो बहुत हैवी फील होता है उस दिन। लेकिन बिल्कुल। उसके साथ फिर जिम्मेदारी उसको उतना प्ले करना, आई डोंट नो कर पाते नहीं कर पाते, बट ये है कि कोशिश ज़रूर करते हैं। और मेरी हर बार यही होती है कि यार जिस दिन मुझे नहीं भी पढ़ाना होता ना, मैं जाके वो शो कर देता हूँ वो कैरेक्टर पूरी क्लास को कि आज मेरा नहीं है मूड, या उस तरह का हम कुछ और कर सकते हैं, हम एक्टिविटीज़ के ऊपर जा सकते हैं। आज थ्योरी नहीं करेंगे, आज एक्टिविटी कर लेंगे, या आज एक्टिविटी नहीं करेंगे, आज थ्योरी कर लेंगे। Theory करें। हर चीज़ का अपना दिन है, हर चीज़ का अपना पार्ट है, और हर चीज़ उस दिन होना ज़रूरी है जिस दिन वो हो रही है। हर चीज़ टाइम के साथ चल रही है। तो बस या रियल रहें, ऑथेंटिसिटी में रहें, अपनी असली चीज़ों को पहचानें। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना एक्सपीरियंस इनसाइट्स हमसे शेयर किया। बहुत यूज़फुल रहा होगा इंशाल्लाह I वो hope so. लोगों के लिए, वो हमें लोग कमेंट्स में बताएंगे। आई होप। और व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही है, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे कि एक नए डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।